कल हम लोगों ने प्राचीन भारत पर, उसके प्राचीन भारत इतिहास जानने के सारे स्रोत पर और उस पर तमाम जितने स्रोत है हमारे पास, चाहे वो साहित्यिक स्रोत है, हमारे पास पुरातात्विक स्रोत है, लौकिक साहित्य है, धार्मिक साहित्य है, इस पर तमाम क्वेश्चन हमने किए और उसका हम इतिहास का लगभग प्राचीन भारत का वो लगभग 25% कवर जाता है, उससे ही 25% उससे कवर जाता है। अब रही बात, एक तो कभी कभी क्या होता है, पाषाण काल से थोड़ा सा चर्चा हम कर ले कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में विदेशी यात्रियों का विवरण भी रहा है। एक टॉपिक रह गया था कि विदेशी यात्रियों का विवरण वो क्या है, कि विदेशी यात्रियों का विवरण विदेशी यात्रियों का विवरण 3 प्रकार से उल्लेखित होता है हमारे यहां। पहला यूनान के यात्री, दूसरे में चीन के यात्री और तीसरे में अरब के यात्री। और समय समय पर देखिएगा, प्राचीन समय का भारत देखिए, प्राचीन समय का विशेषकर यूनान और चाइना से संबद्ध है कि यूनान के हेरोडोटस, टालमी, मेगास्थनीज, इन तमाम प्राचीन विश्व के इतिहासकारों ने और स्पेशली यूनान के इतिहासकारों ने, हेरोडोटस ने वर्ल्ड हिस्ट्री, ये फादर ऑफ हिस्ट्री भी है, और इसने वर्ल्ड हिस्ट्री में विश्व के इतिहास के साथ साथ भारत के इतिहास को उल्लेखित किया है, उस पर डिस्क्राइब किया है। टालमी ने भले ही ज्योग्राफी लिखा, लेकिन उस ज्योग्राफी में इतिहास भी समाहित किया। ज्योग्राफी के साथ साथ माने भौगोलिक मापन के साथ साथ इतिहास का भी समाकलन किया, समाहित किया। और मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी, हम सब जानते हैं। ये मेगास्थनीज जो था, सेल्यूकस नामक, ये सेल्यूकस जो है सिकंदर का सेनापति हुआ करता था और सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस को उसका उत्तराधिकारी बनाया गया था, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनाया गया। और सेल्यूकस ने 305 ईस्वी पूर्व में जैसे मगध साम्राज्य पर आक्रमण किया था, चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य से यह पराजित हो गया है सेल्यूकस। और पराजित होने के बदले में इसने पूरा बैक्ट्रिया प्रांत उपरांत हुआ करता था कि जैसे हम विश्व के मैप में जाने कि जैसे हमारी विश्व का मैप है और वहां पर ये भारत की पोजीशन है और यहां से लेकर के यहां तक का पूरे बेल्ट, यानी ये जहां पर ये हिंदुकुश पर्वत है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा है, वहां से लेकर ये पूरा ईरान तक, यानी जो वर्तमान में इटली है जिसको यूनान कहा जाता था, ये पूरा मध्य वाला भाग, जॉर्डन, इराक, इजराइल, ईरान, ये सारी बेल्ट, यानी जो फारस की खाड़ी, ये पूरी बैक्ट्रिया प्रांत कहलाता था उस जमाने में। तो उस पर भी अधिकार इसका था, सेल्यूकस का, क्योंकि उसको सिकंदर ने यहां भारत आते हुए जीत लिया था। इस पूरे प्रांत को भी उसने चंद्रगुप्त मौर्य को लौटा कर दिया युद्ध के हार जाने के रूप में। अपनी बेटी हेलेना का विवाह भी सेल्यूकस ने, हेलेना उसके पुत्री का नाम था, ये भी चंद्रगुप्त मौर्य से इसके विवाह कर दिया और अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रख दिया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हुए मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी और मौर्यकालीन समाज का, मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था, मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था, इस सारा उल्लेख, यानी मौर्यकालीन भारत, उसका पूरा विवरण मेगास्थनीज की इंडिका मिल जाता है। तो 3 हो गया, हेरोडोटस वर्ल्ड हिस्ट्री का फादर, टालमी ज्योग्राफी लिखने वाला और मेगास्थनीज इंडिका, इनके ऐतिहासिक विवरण में, इनके विवरण में प्राचीन भारतीय इतिहास मिल जाता है। दूसरे में चाइना की हम बात करें, चाइना के यात्रियों की बात करें हम लोग, तो चीन के यात्रियों में 3 प्रमुख यात्री भी है। सबसे पहला यात्री जो आता है फायान नाम का यात्री आता है। अब ये फायान का जो टाइम पीरियड है वो है 399 से लेकर के और 416 ईस्वी तक, 399 से लेकर 416 ईस्वी तक। उस जमाने में भारत की केंद्रीय राजधानी, भारत की जो सेंट्रल राजधानी थी वो विदिशा में, वर्तमान मध्य प्रदेश का विदिशा, उज्जैन और विदिशा में ये राजधानी हुआ करती थी, विदिशा मध्य प्रदेश। और ये गुप्तकालीन राजधानी
गुप्त सम्राटों की राजधानी है, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उस समय राजा है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पूरा इतिहास, उसके शासन का पूरा इतिहास इस फायान ने अपनी पुस्तक, और उसकी पुस्तक का नाम है फोको की नामक पुस्तक में फायान ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, गुप्त राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन का प्रबंध पूरा, जो हम पढ़ते हैं कि नवरत्नी दरबार था, उसके समय में भारत सोने की चिड़िया थी। क्यों सोने की चिड़िया थी भारत, उसमें हम भले आने वाले दिनों में और अभी और चर्चा करेंगे उस पर। लेकिन सामान्य तो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जब राजा है, उसके दरबार में नवरत्नी है, कृषि वैज्ञानिक भी हैं, ज्योतिषाचार्य भी हैं, गणितज्ञ भी हैं, साहित्याचार्य भी हैं, संगीतज्ञ भी हैं। उन सारी व्यवस्थाओं से पूरे साम्राज्य को, माने पूरा उत्पादन भी हो रहा है, संगीत कला, स्थापत्य कला, इस सारे गुणों से भरपूर उसका दरबार, और उससे पूरे विश्व में ख्याति है, और पूरे विश्व में आयात निर्यात हो रहा है। इसलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसको फोकोकी में फायान ने लिखा है। ये बहुत अच्छा उल्लेख किया उसने, फायान ने। उसके बाद जो दूसरा बड़ा यात्री आया है फायान के बाद, उसका नाम है वेनसांग, कि वेनसांग नाम का यात्री आया है। वेनसांग नाम का जब यात्री आया, वो 629 से लेकर के और 645 ईस्वी तक भारत में रहा है। वेनसांग पर टिप्पणी लिखने को आई है, कई बार फायान पर टिप्पणी लिखने को आई है। तो ये चीन का यात्री है। इसको बौद्ध पिपासु भी कहा जाता है सर, कि वेनसांग को बौद्ध पिपासु क्यों कहा जाता है? ये बौद्ध धर्म का प्यासा है, बौद्ध धर्म के बारे में जानना चाहता है कि बौद्ध धर्म के सभी धार्मिक स्थल, प्रमुख धार्मिक स्थल भारत में ही है। वो क्यों है? कि महात्मा बुद्ध का जीवन जन्म स्थल यही है, और यही से उसकी पूरी वृतांत, पूरा धार्मिक यात्रा प्रारंभ हो रही है। तो स्वाभाविक है कि भारत में ही बौद्ध धर्म का है। तो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति से लेकर के बौद्ध धर्म के संपूर्ण गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए वेनसांग भारत आता है। जब वो भारत में आया तो उसको ये मार्गदर्शन मिला कि बोला नालंदा ये विश्वविद्यालय था। जिस नालंदा विश्वविद्यालय को, कभी इस पर भी टिप्पणी लिखने को जाती है कि नालंदा विश्वविद्यालय नहीं, पहले जब नालंदा विश्वविद्यालय 420 ईस्वी में बनाया गया था, कुमार गुप्त ने बनाया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का बेटा कुमार गुप्त। उसने अपने शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय वैदिक शिक्षा के लिए बनाया था। वो बौद्ध के लिए नहीं बनाया था, वैदिक शिक्षा के लिए बनाया था। लेकिन जब हर्षवर्धन का शासनकाल आया था 606 से लेकर के और 647 ईस्वी तक, तो हर्षवर्धन ने क्या किया? इस नालंदा विश्वविद्यालय को बौद्ध के महायान के लिए, बौद्ध की महायान शिक्षा के लिए घोषित कर दिया, और बौद्ध महायान के लिए घोषित कर दिया। और इसके आसपास नालंदा बिहार, नालंदा के आसपास के 100 गांवों को, 100 गांवों के राजस्व को इसी नालंदा विश्वविद्यालय में एडजस्ट कर देना। जितना 100 गांवों से राजस्व प्राप्त होगा वह नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यापकों का वेतन, और नालंदा विश्वविद्यालय के जो हॉस्टल है उसके भोजन आदि की व्यवस्था के लिए हर्षवर्धन ने। और उस समय शीलभद्र नामक एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु है, वो नालंदा विश्वविद्यालय का प्राचार्य है। उसने व्यवस्था कर दी कि जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आएगा वह पहले व्याकरण का, ज्योतिष का और गणित का टेस्ट देगा, तब उसे क्वालिफाई माना जाएगा, तब वो वहां एंट्री करेगा। तो इसको वेनसांग ने पास किया, और वेनसांग ने इस नालंदा विश्वविद्यालय में 629 से लेकर 635 तक 6 साल पहले उसने इसे गहनता से अध्ययन किया। बौद्ध के महायान पर, त्रिपिटक पर, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, महाविभाषा शास्त्र, बुद्ध चरित्र, सौदरानंद, सरिपुत्र प्रकरण, प्रज्ञा पारमिता सूत्र, जितने बौद्धों के धर्म ग्रंथ है उसका गहनता से अध्ययन किया। और उन सारे धर्म ग्रंथों में बौद्ध स्थलों का, बौद्ध धर्म स्थलों का पूरा विवरण। लेकिन 635 में जाग उठा फिर वेनसांग थ्योरी करने के बाद, उसके मन में आया कि मैं देखना चाहता हूं कि कहां कहां ये बौद्ध धर्म स्थल है, कहां कहां बौद्ध विहार, चैत्य, मठ और स्तूप है। वो गया और पूरे देश में उसने भारत भ्रमण कार्यक्रम किया था। 635 से 636 तक पूरे देश में घूमा, और पूरे देश में घूम करके उसने बौद्ध धर्म पर तो अध्ययन किया ही किया, लेकिन बौद्ध धर्म के अलावा उसने हिंदू धर्म, जैन धर्म, इन सब का भी गहनता से अध्ययन किया। मुस्लिम तो था ही नहीं तब, उसने केवल बौद्ध, जैन और हिंदू, ये जितने धार्मिक स्थल थे उन सब का गहनता से अध्ययन 1 साल की अवधि में किया। 636 के बाद वेनसांग 636 से लेकर के और 645 ईस्वी तक यह हर्षवर्धन के राज दरबार में मुख्य दरबारी रहा है। हर्षवर्धन के दरबार में रहा,
और हर्षवर्धन के दरबार में रहते हुए जब हर्षवर्धन की राजधानी यानी हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज, कन्नौज में, पहले उनका कभी थानेश्वर होता था लेकिन वो कन्नौज में शिफ्ट हो गए थे। तो कन्नौज और प्रयाग में महामोक्ष परिषद होती थी। कन्नौज महामोक्ष परिषद और प्रयाग महासम्मेलन या प्रयाग महामोक्ष परिषद, इसकी भी टिप्पणी लिखने को आती है कि कन्नौज महामोक्ष परिषद क्या था। तो कन्नौज और प्रयाग महामोक्ष परिषद का मतलब था कि बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को जागरूक करने, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए 40 दिन का कार्यक्रम कन्नौज महामोक्ष परिषद होता था। उसमें ह्वेनसांग ने अध्यक्षता की थी। तो ह्वेनसांग चीनी यात्री हुआ 645 में जब भारत से गया, उसने पुस्तक लिखी सीयू की नामक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में उसने हर्षवर्धन कालीन भारत का पूरा विवरण पेश किया है। सब पूरे भारत का पूरा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक पूरा प्रबंध उसने अपनी पुस्तक सीयू की में लिखा है। हो गया सर, ठीक है। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे जो यात्री आया, ये दो हो गए, फायान और ह्वेनसांग तो हो गया। इन पे स्पेशल टिप्पणी लिखने को आती है, फायान ह्वेनसांग पर भी टिप्पणी। इसके बाद है इत्सिंग। इत्सिंग नाम का चीनी यात्री आया है, इत्सिंग। अब ये चीनी यात्री, इसका जो टाइम पीरियड है वो 811 का है, 811 ईस्वी में आया था ये। और उस जमाने में भारत में क्या था, राजपूत कालीन शासन प्रबंध चला था। राजपूत 36 राजवंश, पूरे भारत में 36 राजपूत राजवंशों का राज चल रहा है। कहीं राष्ट्रकूट है तो कहीं गुर्जर प्रतिहार है, कहीं पाल है ना, कहीं पर चौहान, कहीं पर चंदेल, कहीं पर सोलंकी, ये तमाम राजवंशों का राज चल रहा है। उसने इत्सिंग ने क्या किया, सबसे जब महत्वपूर्ण घटना लिखा उसने अपनी पुस्तक में, उसने कन्नौज के त्रिगुट संघर्ष को लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट ये कन्नौज का, हम इस पे पढ़ेंगे कि कन्नौज का त्रिगुट संघर्ष क्या था। इस पर कई बार सर लिखने को आया है, 250 शब्दों में भी, 100 शब्दों में भी दे सकता है, छोटे भी दे सकता है। कि कन्नौज का त्रिगुट संघर्ष का मतलब है कि जब हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी 606 से लेकर के 647 तक संपूर्ण उत्तर भारत को एकता के सूत्र में बांधने के बाद हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बना दिया था। और राजधानी बनाते हुए साहब उसने क्या किया कि 606 से 647 तक कन्नौज को उच्च समृद्धि का केंद्र बना दिया था। हर तरह की समृद्धि यानी हाई प्रॉस्पेरिटी का सेंटर बना दिया। अपनी राजधानी है तो वहां सारी सुविधाएं और सारी व्यवस्थाएं, सारे डेवलपमेंट, शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य प्रबंधन तक, है ना, सारी व्यवस्थाएं मजबूत कर दी। तो उस पर राज करने के लिए कन्नौज को हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर राज करने के लिए, कन्नौज पर अपना अधिकार जमाने के लिए कन्नौज का त्रिगुट संघर्ष 3 राजवंशों में हुआ है। एक का नाम है राष्ट्रकूट राजवंश, एक का नाम है पाल और तीसरे का नाम है गुर्जर प्रतिहार। ये 3 राजवंश भारत के 3 कोनों में, राष्ट्रकूट राजवंश वर्तमान आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में राज करता था, पाल राजवंश बंगाल में राज करता था और गुर्जर प्रतिहार राजस्थान और गुजरात में राज करता था। राजस्थान और गुजरात का गुर्जर प्रतिहार, पाल बंगाल का और राष्ट्रकूट आंध्र और महाराष्ट्र का। इन 3 राजवंशों में 200 साल तक जो कन्नौज का त्रिगुट संघर्ष हुआ है उसको इत्सिंग ने विशेष उसका उल्लेख किया है। तो 3 इतिहासकार इस पर गए। हो गया सब ठीक है। अगला हम प्रवेश करते हैं अरब के यात्रियों पर कि ये 6 यात्री हुए अभी तक। अब अरब के यात्री आए। पहला जो उनका यात्री आया जब राजपूत काल चल रहा था, उसी समय की जब हम कल चर्चा कर रहे थे सर, तो अल मसूदी ये पहला यात्री है उनका। अल मसूदी ये 8वीं शताब्दी में आता है और इसने भारत का राजपूत काल देखा है, भारत में राजपूत कालीन शासन प्रबंध देखा है। और उसी समय इसके साथ में तमाम लोग आए कि जिन्होंने सिंध को हिंद कहा है, हिंद से हिंदुस्तान हुआ है, हिंदुस्तान में हिंदी भाषा बोली जाती है, ये वहीं की उपज है, इसी जमाने की उपज है, इसी से प्रवेश होता है हिंदी का, जिसमें सर हम कल चर्चा कर रहे थे ना। तो अल मसूदी ने राजपूत कालीन भारत का उल्लेख किया है कि राजपूत काल भारत में इसकी सामाजिक धार्मिक दशा क्या है, इसका धार्मिक प्रबंधन पर उसने बहुत विशेष फोकस किया है। इसके धार्मिक व्यवस्था में अनेक मंदिरों का निर्माण हो चुका है, लोग धार्मिक आस्था लोगों की बहुत प्रबल है। ये सारी व्यवस्थाओं पर उसने खेती, कृषि उत्पादन, पशुपालन, इस सब के बारे में अल मसूदी ने बहुत अच्छा विवरण किया है राजपूत कालीन इतिहास का। दूसरे में आया अल बरूनी, ये बहुत फेमस है। अल बरूनी
अब अल बरूनी तब आया कि जब 1000 से 1027 के बीच महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए हैं। 17 बार आक्रमण किए, तो अल बरूनी उसकी सेना में है, अल बरूनी उसके दरबार में है, महमूद गजनवी के दरबार में है, और उसका दरबारी कवि है। और भारत में आकर के जहां जहां आक्रमण हुआ ना महमूद गजनवी का, तो अल बरूनी साथ है, यानी पूरे भारत में साथ है वो। और उसने किताबुल हिंद लिखा है। प्रश्न आता है किताबुल हिंद, किताबुल हिंद इसको कहते हैं तहकीक हिंद, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, इसी का नाम है तहकीक हिंद या किताबुल हिंद का मतलब भारत की खोज। और उस भारत की खोज में उसने भारत का पूरा, भारत की पूर्ण माने किताबुल हिंद का मतलब है अल बरूनी द्वारा जो लिखी गई वो भारत का संपूर्ण दर्शन है, भारत का दर्शन है वो। भारत का दर्शन माने भारत का प्राकृतिक सौंदर्य, भारत के नदी नाले, भारत का जीवन, भारत का सामाजिक परिवेश, सांस्कृतिक परिवेश, इस सब पर अल बरूनी ने बहुत बढ़िया वर्णन किया है। 3 लोग ऐसे हुए साहब भारत में अल बरूनी के अलावा, बाबर और जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने भारत के सौंदर्य का बहुत विशिष्ट उल्लेख किया है। बाबर ने किया है अपनी पुस्तक में, बाबरनामा में, तुझ के बाबरी में बाबर ने, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू की, और अल बरूनी की किताबुल हिंद, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत विशिष्ट उल्लेख हुआ है 3 किताबों में, इसने इस तरह से वर्णन किया है। ठीक है सर। अगला है इब्ने बतूता, ये फेमस है इब्ने बतूता। अगला इब्ने बतूता जो आया वो 1333 से लेकर के और 1343 10 साल रहा भारत में, 10 साल रहा सर ये इब्ने बतूता। ये मोरक्को अफ्रीका का मोरक्को देश है और उसका यात्री है। और वो जब भारत में आया उसने भारत में तब उसका मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल है, तुगलक वंशी राजा मोहम्मद बिन तुगलक उसका शासनकाल है, और उसे पागल बादशाह भी कहा जाता है। हम उस पर चर्चा करेंगे बाद में कि मोहम्मद बिन तुगलक के जमाने में आया ये इब्ने बतूता। उसने मोहम्मद बिन तुगलक की सारी गतिविधियों को अपने सामने देखा है। कभी राजधानी परिवर्तन कर रहा है, कभी सांकेतिक मुद्रा कर रहा है, कभी करचिल और खुरासान सैन्य विद्रोह कर रहा है, कभी दोआब में कर वृद्धि कर रहा है। ये सारी घटनाओं को उसने अपने सामने देखा, लेकिन तभी भी उसने ये माना अपनी पुस्तक रेहला में, क्योंकि वो इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक का मुख्य दरबारी बन गया और उसने पुस्तक लिखी रेहला। और रेहला नामक पुस्तक में इब्ने बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत विद्वान बताया कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। उसके जो निर्णय थे वो राष्ट्र हित में थे, आर्थिक समृद्धि के लिए थे, लेकिन वो पब्लिक को नहीं समझा पाया, अपने दरबारियों का सहयोग नहीं ले पाया। उसने पूरा विवरण इब्ने बतूता ने रेहला में किया है। तो तुगलक वंशीय शासन प्रबंध क्या था भारत में, और विशेषकर मोहम्मद बिन तुगलक की राज व्यवस्था क्या थी, उस पर उसने रेहला नामक पुस्तक में इब्ने बतूता ने लिखा है। ये टॉपिक ठीक है सर। अब हम प्रवेश कर रहे हैं, एक तो हमारा रह गया था कि पाषाण कालीन इतिहास को हम जान लें और सीधा सिंधु घाटी सभ्यता में प्रवेश कर लें। जैसे हमसे पाषाण कालीन सवाल आता है साहब, तो पाषाण कालीन सवाल का मतलब है कि वो ये पूछेगा कि पाषाण कालीन भारत के साक्ष्यों का उल्लेख कीजिएगा। क्या है पाषाण काल? पाषाण का सीधा शाब्दिक अर्थ है कि पत्थर का काल है। पाषाण का मतलब है पत्थर, सीधा पत्थर। अब पत्थर का मतलब हो गया इसी पत्थर से औजार बन रहे हैं और इसी पत्थर से कृषि यंत्र बन रहे हैं। पत्थरों से औजार बनना और पत्थरों से कृषि यंत्र बनना। पत्थरों से जब औजार बने तो इसने पशुओं की हत्या करना, जंगली जानवरों की हत्या करना और वो मांस भोजन प्राप्त करना, और कृषि यंत्रों का प्रयोग बनना यानी खेतीबाड़ी का प्रारंभ होना। यानी पाषाण काल में ही मनुष्य कृषि यंत्रों के माध्यम से खेतीबाड़ी करता था और पशुपालन प्रारंभ कर चुका था, खेतीबाड़ी प्रारंभ कर चुका था। और दूसरे में जो जंगली जानवर हैं इनकी हत्या के लिए भी पत्थरों के औजार बनाए गए थे और अपना भोजन, मांस युक्त भोजन प्राप्त करता था। इस पाषाण काल को हम लोग क्या करते हैं कि 3 खंडों में बांट डालते हैं विकास के दौर में। कि पहला जो खंड आ जाता है वो 30,000 से लेकर के और 10,000 ईस्वी पूर्व तक का, 30,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के और 10,000 ईस्वी पूर्व, जिसे पुरा पाषाण काल, सबसे पुरा पाषाण काल। अब इस पुरा पाषाण काल में साहब इसकी पहचान क्या है
इस समय जो मनुष्य है तो पूरा जंगली जानवर की तरह सर, जैसे एक जंगली जानवर अपना जीवन यापन करता है कि जो भोजन मिल जाए कच्चा, अब पक्का तो कोई मतलब ही नहीं है, कच्चा भोजन मिला और उसी का भक्षण कर दिया, जैसे जंगली जानवर की तरह कोई मरा हुआ जीव मिला उसी का भक्षण किया, और जहां पे नींद आई वहीं सो गया है। इसके शरीर पर कोई कपड़ा भी नहीं है, बड़े बड़े बाल है, पूंछ है, ये जंगली जानवर की तरह है, जहां पे नींद आई वहीं सो गया है। सर्दी गर्मी क्या मतलब होता है, जैसे जानवरों का इतिहास सिस्टम है। लेकिन पुरापाषाण काल के अंत में, इस पुरापाषाण काल के अंत में अग्नि का आविष्कार हुआ है। इसने अग्नि का जो आविष्कार किया वो पुरापाषाण काल के अंत में कर चुका है, पत्थर को पत्थर से रगड़ करके और अग्नि चिंगारियां उत्पन्न कर दिया है, यानी अग्नि का आविष्कार हो चुका है पुरापाषाण काल के अंत में। ये कहां से प्राप्त होता है हमको ऐसे साक्ष्य? एक तो भोपाल में भीमबटेका है, भोपाल की भीमबटेका गुफा है मध्य प्रदेश का, यहां से पुरापाषाण कालीन मानव के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इससे भीमबटेका की गुफा भोपाल में। अब जैसे अग्नि का आविष्कार हो गया, आगे हम बढ़े कि 10,000 से लेकर के और लगभग 5,000 ईस्वी पूर्व तक का कालखंड ये मध्य पाषाण काल में प्रवेश हो जाता है।